हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम टू लॉयर खोजो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्मन्स के बारे में। तो गाइस, सम्मन एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल थिंग है जो कि हर केस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वेदर इट इज सिविल केस और क्रिमिनल, आपने इसका नाम सुना ही होगा सम्मन का। तो गाइस, सम्मन का यूज है ना हर केस के शुरुआत में होता ही होता है। ठीक है, जैसे ही आप केस डालते हो या फिर आप पे केस होता है तो सम्मन सबसे पहली थिंग है जो कि होती है, आपको सुनने को भी मिलेगी अपनी कोर्ट लैंग्वेज में। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सम्मन के मीनिंग के बारे में, उसके यूजेज के बारे में और उसके प्रोसीजर के बारे में गाइस। तो गाइस इसके पूरे यूजेज को हम समझेंगे कि कहाँ पर, मान लो सिविल केस है तो सिविल केस में और क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस में, इन दोनों जगहों में कैसे सम्मन का यूज होता है और कैसे सम्मन आप सर्व करने के लिए प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। कौन कौन सी वो प्रोसेस हैं जो कि यूज होती हैं लोकल कचहरी में, हर जगह, हर कोर्ट में। ठीक है, और गाइस एक और थिंग है कि अगर कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सम्मन अगर कोई भी फॉरेन कंट्री में भेजना तो कैसे भेजना है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सम्मन कैसे भेजना है फॉरेन कंट्री में, उसका क्या ऑथराइज्ड स्टेप है कि आप सम्मन फॉरेन कंट्री में भेज सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में फुल बात करेंगे सम्मन्स के बारे में कि पूरे की पूरा डीप स्टडी करेंगे। सो गाइस बिगिनर लेवल से लेके प्रो लेवल तक हम इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे सम्मन्स को भेजा जाता है, क्या प्रोसेस है। अगर आप वकील हो या नए वकील हो, थोड़े से बिगिनर हो, तो कैसे सम्मन्स को आप भेज सकते हो। ठीक है, तो गाइस अगर आप जुडिशरी स्टूडेंट हो, लॉयर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कोर्ट के अंदर, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है और कोर्ट कैसे सम्मन भेजती है और क्या उसका मेन मेथड है। केस लॉज भी इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ हाई कोर्ट के रूल्स हैं कुछ, वो भी आपको बताऊंगा सम्मन्स को रिलेटेड, ताकि अगर आप जुडिशरी स्टूडेंट हो तो फुल्ली आपके लिए एक बढ़िया सा मटेरियल तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, और याद रखने के लिए कि सम्मन कैसे, अगर हमको कल को प्रैक्टिस करनी पड़ जाए, अगर आप एक जुडिशियल स्टूडेंट हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ जाए तो आपको कुछ नया नया सा ना लगे, आपको पहले से सब कुछ याद हो। ठीक है, तो अगर कोई आम इंसान जो कि लॉ की नॉलेज नहीं रख रहा, वो भी ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है, आम जो इंसान है, जो जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है, वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि सम्मन आ गया तो मतलब मेरे ऊपर केस हो गया। ऐसा नहीं होता। सम्मन विटनेसेस को भी आते हैं, सम्मन एक्यूज पर्सन को भी आते हैं, सम्मन अगर आप पिटिशनर हो, प्लेंटिफ हो, उनको भी आते हैं, अगर आप कंप्लेनेंट हो उनको भी आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज को मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में पूरा ब्रीफ में डिफाइन करूंगा कि कैसे सम्मन को भेजा जाता है, उसकी क्या प्रोसेस है और कब कब सम्मन भेजे जाते हैं। तो गाइस सबसे जो पहला स्टेप है ना, वो है इंफॉर्मेशन। कि गाइस देखो, सम्मन का मेन पर्पस क्या है आप समझो। तो गाइस देखिए, आप एक चीज समझिए कि अगर आपको जनरल लाइफ में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, आप कैसे भेजते हो? आप किसी को मैसेंजर पे मैसेज कर दोगे, मेल कर दोगे। ठीक है, जनरली हम किसी को मैसेज कर देते हैं, कॉल पे कर लेते हैं या फिर मेल कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर हम कॉल करके भी किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। ऐसे ही कोर्ट के अंदर क्या होता है, आप अगर किसी भी कोर्ट को किसी व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है कि भाई तेरे पे केस हो गया, या भाई मेरे को तेरी ज़रूरत है, या बहन मेरे को तेरी ज़रूरत है, इस डेट को, फलाना डेट को, या इस पर्टिकुलर डेट को आप मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कोर्ट के अंदर दो तरीके से भेजी जाती है। एक रास्ता है सम्मन का, एक रास्ता है वारंट का। ठीक है, दोनों के अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों के अलग अलग प्रोसीजर हैं। इसको हम पूरा ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, पहली चीज जो हम इस वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा का पूरा सम्मन का करेंगे। वारंट का भी हम पूरा का पूरा नहीं करेंगे, लेकिन वारंट में आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर आप नए व्यूअर हो जिसको सम्मन का नहीं पता, तो आप क्या हो गया यार, एकदम से आप कंफ्यूज से ना हो जाओ। ठीक है, मेन पर्पज यह है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। लेकिन जितना वारंट का आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल सके, वो इस वीडियो में बताऊंगा। अब इसके सारे सेक्शंस जो सीआरपीसी में हैं वो हम कवर अप नहीं करेंगे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सम्मन क्या होता है,
सम्मन देखो दोनों केसेस में यूज होते हैं, सिविल में भी होते हैं, क्रिमिनल में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो वारंट है ना वो ओनली क्रिमिनल केसेस में यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्रोसीजर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? मान लो आप पे कोई सिविल केस हो गया, ठीक है, और एक क्रिमिनल केस हो गया, तो इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस रहेगा मैं आपको समझाता हूं कैसे सम्मन और वारंट का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। देखो अगर आप पे सिविल केस हो गया, अगर आपके पास सिविल केस, मान लो आपने किसी को सिविल केस डाल दिया, मान लो कोई भी सूट फॉर रिकवरी या कुछ भी डाला, ठीक है, तो क्या होगा, जो डिफेंडेंट है आपके उनके पास जाएंगे सम्मन, ठीक है, कि भाई जी आ जाओ, अगली डेट ये है, इस डेट को आप कोर्ट में आ जाओ और अपना WS दे दो, अपनी अटेंडेंस भी दो, अपना WS भी दो, ठीक है। अगर वो उस डेट पे मान लो नहीं आ पाता तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स पार्टी, ठीक है, एक्स पार्टी हो जाएगा, ठीक है। समझिए आसानी से बताता हूँ कि मान लीजिए कोर्ट के अंदर क्या होता है कि आप जब केस डालते हो तो सामने वाली पार्टी को, अगर मैं जनरल बात करूं, कि अपना पक्ष रखने का अधिकार है इंडिया के अंदर, है ना, आपने सुना होगा। तो एक्स पार्टी होने का मतलब है कि सामने वाली पार्टी, मतलब अगर आपने मेरे ऊपर केस कर दिया तो मैं अगर एक्स पार्टी हो गया तो मतलब मैं अब आगे जवाब कोर्ट में नहीं दे सकता, मेरा वो राइट खत्म हो चुका, ना कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। सिर्फ और सिर्फ आपके बयान, आपके एविडेंस कोर्ट के अंदर मान्य होंगे और उसी के बेस पे केस आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस के बाद अगर आपने सम्मन इशू कर दिया, सम्मन कोर्ट ने इशू कर दिया सॉरी, और आपने एक्सेप्ट कर लिया सम्मन और फिर आप नहीं पहुंचे, तो जनरली एक बार में जरूरी नहीं है कि आप एक्स पार्टी हो जाओ, कई बार कोर्ट आपको सेकंड चांस भी देती है, ठीक है। सेकंड चीज, क्रिमिनल केस में क्या होता है कि पहले होंगे आपके सम्मन इशू, सम्मन इशू होने के बाद अगर आप नहीं पहुंचे तो होंगे क्या इशू, वारंट, ठीक है। और ये वारंट इशू कोर्ट करेगी। ये दो तरह के होते हैं जनरली, वन इज बेलेबल, ठीक है, अदर वन इज नॉन बेलेबल, ठीक है गाइस। तो एक होते हैं बेलेबल, एक होते हैं नॉन बेलेबल। इसके बारे में हम पूरा ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि सिविल केस में क्या होता है, सम्मन एक्सेप्ट होने के बाद आपने सम्मन ले लिए, उसके बाद आप कोर्ट में नहीं पहुंचे, आपने कोर्ट के डायरेक्शन फॉलो नहीं की, तो आप हो जाओ एक्स पार्टी। क्रिमिनल केस में क्या होता है, सम्मन आपने ले लिए, कोर्ट में नहीं पहुंचे, तो आप हो जाओगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे वारंट इश्यूज कि भाई पकड़ के आओ इसको, जिसको बोलते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है। जनरली ये क्या होता है, बेलेबल भी होते हैं, नॉन बेलेबल भी होते हैं, ठीक है। पहले कोर्ट बेलेबल इशू करती है, फिर नॉन बेलेबल। कई केस ऐसे भी है जिसमें डायरेक्टली नॉन बेलेबल भी इशू करती है, ठीक है गाइस। तो क्या होता है, एक जनरली सिनेरियो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि क्या सम्मन किस लिए क्रिमिनल केस में भी इशू होते हैं और सिविल में भी, और जो वारंट है वो ओनली क्रिमिनल में क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लेकिन दोनों में एक चीज और कॉमन है गाइस, कि क्या आपके सम्मन जो हैं वो आपको पहुंचने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे नहीं था, मेरे किसी फैमिली मेंबर ने सम्मन ले लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के जो होते हैं ना कोर्ट के अंदर, वो सम्मन जो अगर आपके मेल मेंबर है, मेरे पापा ने ले लिए, मान लो सम्मन ले लिया और माय बिहाफ, तो वो माने जाते हैं कि हाँ मान्य जाते हैं, मतलब कि हाँ भाई ठीक है सम्मन इसको सर्व हो गई। लेकिन अगर फिर भी मैं नहीं पहुंचता तो कोर्ट एक चांस दे देते हैं कि भाई पिछली बार से पापा ने सर्व किए थे, तो हो सकता है इसको भी भेज के वापस देख लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इनकम्प्लीट एड्रेस होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, तब भी सम्मन री इशू हो जाते हैं। तो गाइज सम्मन का एक ये बेसिक कंसेप्ट है कि सम्मन सर्व होने चाहिए बस, ठीक है। मैं हूं, सम्मन सर्व ही नहीं हुए मेरे को, तो मेरे तक तो नॉलेज पहुंची नहीं, तो मैं कैसे कोर्ट तक पहुंचूंगा, तो इसलिए वापस उसकी री इशू होती है, इस वजह से डेट भी लगती रहती है आगे, और इसी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस भी लेट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज थी, थोड़ा मैंने ज्यादा डीप में ले गया क्योंकि आपका सही चलना चाहिए ना, थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी आई होप। तो गाइस मैंने आपको मीनिंग बता दिया, अभी बताया कि भाई मेरे सम्मन का जो मीनिंग होता है वो होता है टू कॉल सम्मन, किसी को बुलाना ही सम्मन
का मेन कार्य है, ठीक है, कि सम्मन का मेन पर्पज यही होता है कि किसी को बुलाना, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट का काम होता है कि आपकी शक्ल देखना, कि भाई बुला लिया तो मतलब आपकी शक्ल देखने के लिए कोर्ट आपको बुलाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सम्मन आर जनरली, सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सम्मन आर इशूड बाय जनरली द competent authority having jurisdiction to try any type of cases। अब यहाँ पर झोल क्या है, यहाँ पर ये बात ये कह रहा है या कि सम्मन जो है वो कोई भी अथॉरिटी, यहाँ पर सिर्फ कोर्ट नहीं लिखा उन्होंने, कोई भी अथॉरिटी हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एनी टाइप ऑफ केस, वहां पर सम्मन इशू होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कोर्ट इशू करेगी, कोर्ट मीन्स जुडिशरी, जो हमारी जुडिशियल कोर्ट्स है, ऐसा नहीं होता। दे आर वेरियस कोर्ट्स जो कि सम्मन इशू करेंगे, जैसे लेबर कोर्ट्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गए, हमारे एसडीएम साहब हो गए, तहसील के अंदर जो आपके केसेस चलते हैं वहां पर भी आपके पास सम्मन इशू होते हैं, जो आपकी तहसील में आपके जो जमीन के केसेस होते हैं, ठीक है। कैनल एक्ट होती है, जो कैनल एक्ट के अंदर भी कई केसेस आपके चलते हैं, तो उनकी भी अलग से ट्रिब्यूनल होती है, वहां पर आपके केस चलते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं कि जिनके पास अलग अलग पावर है केस की। ओनली जुडिशरी मतलब अपनी जुडिशियल कोर्ट्स के पास, जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, सिर्फ उनके पास ही पावर नहीं है, और भी बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं जिसके पास पावर है। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होगी, एनसीएलटी होगी, ठीक है, बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके पास अलग अलग तरह के केसेस हैं, और उसी केसेस को एंटरटेन करने के लिए इनके पास ये सम्मन इशू करने की पावर है। सम्मन का मतलब ये है ना, टू कॉल सम्मन, तो हर एक को इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एनी टाइप ऑफ केसेस। समझ में आ गया? ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ हमने लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द पर्सन, एक बार जरा मैं हटा देता हूँ आपके दिमाग से, फिर कभी क्या हो गया, क्या घसड़ पसड़ कर दिया ना। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज इशूड एंड द रीजन ऑल्सो, कि सम्मन जो है मेरे भाई वो किसी बंदे के नेम, मेरा नाम प्रतीक है तो आप मेरे नाम पे इशू करोगे ना कि भाई प्रतीक जी, महाराज जी पहुंचिए वहां पर कोर्ट में, आपकी कोर्ट वेट कर रही है, और अपना ये सुंदर सा मुखड़ा कोर्ट को दिखा दो सुबह 10 बजे, है ना, वरना फिर मैं अगर क्रिमिनल केस है तो आपके खिलाफ वारंट काटू, वरना फिर आपको एक्सपार्टी करूं, है ना। तो इट कंटेन्स द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज इशूड एंड द रीजंस आल्सो, कि भाई क्यों बुलाया गया है मेरे को, उसमें लिखा होगा कि समन टू एक्यूज पर्सन, तो मतलब मैं एक्यूज हूँ, समन सी बात है, ठीक है। समन टू विटनेस लिखा है तो मैं विटनेस हूँ, ठीक है। एक अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ, आगे जो स्लाइड है उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो इट कंटेन्स द नेम ऑफ द ऑफिसर हु इशूड इट, जज का नाम लिखा होगा कि किस जज ने मेरा चेहरा देखने के लिए मेरे को बुलाया है, ठीक है, और वो हमसे क्या निवेदन चाहते हैं, हम उनके लिए क्या सेवा कर सकते हैं उनकी, है ना। तो इसलिए ये लिखा है मेन, ये हमने हमारा लिखा हुआ किसी बुक का लिखा हुआ है कि भी आप कंफ्यूज हो कि यार ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इट कंटेन आल्सो कंटेन द नेम ऑफ द ऑफिसर हु इशूड इट, ठीक है, कि उसका नेम होगा। अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फॉर्मेट है ये सम्मन का, लेकिन जो है ये है फॉर्मेट है ये विटनेस का है, ठीक है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे एक्यूज का नहीं डाला, क्योंकि ताकि आपकी जो इसकी कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाए कि भाई सम्मन सिर्फ एक्यूज को ही जाते हैं, ठीक है। तो सम्मन भाई मेरे विटनेस को भी जाते हैं, ठीक है, सम्मन विटनेस को भी जाएंगे। तो ये देखो, ये दिख गया, सम्मन टू एक्यूज पर्सन, सी सेक्शन 61 एंड 244, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये सिग्नेचर वाला आपको दिख रहा है, ये भी यहाँ पर होते हैं सिग्नेचर, यहाँ पर डेट, और यहाँ पे सील ऑफ कोर्ट, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं रीजन, कि यू आर हेयर बाय समन्ड टू अपीयर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन दिस डे एट 10 o'clock इन द फोरनून टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट और थिंग टू टेस्टिफाई व्हाट यू नो कंसर्निंग द मैटर। अब इसमें ये चीज यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि ये है समन टू विटनेस। विटनेस का काम क्या होता है? गवाही देना। तो गवाह क्या करेगा? कोई डॉक्यूमेंट लेके आएगा, या तो कोई डॉक्यूमेंट लेके आएगा या प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट को, या ऐसी कोई और चीज, कोई सीडी सूडी कुछ भी लेके आएगा, ठीक है। और क्या? और व्हाट यू नो,
कंसर्निंग द मैटर ऑफ द सेड कंप्लेंट, कि भाई आपको इसके बारे में क्या पता है उसके बारे में आके हमको बता दो। ठीक है, तो गाइस एक बार मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है जो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा नेम लिखा होता है एक्यूज्ड का, ये जो है कि इस केस में फलाना बंदा है और फलाने ने आपको याद किया है। ठीक है, फलाने की वजह से कोई करेक्ट मतलब किसी ने गलत काम किया है जिसकी वजह से आपको आने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, समन पुलिस वाले को भी इशू होते हैं कि भाई आज जो गवाही दे दो, है ना। तो इसको एक और चीज है गाइस, मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि बेसिक क्लियर कर दूं मैं थोड़ा सा कि कोर्ट में क्या होता है। ठीक है, एक हिंदी वर्ड है जिसका नाम होता है तामिल, वैसे तो उर्दू का वर्ड है शायद ये, कि तामिल होना, सम्मन तामिल होना। तामिल का मीन्स होता है कि सर्व हो जाना। ठीक है, आपकी लोकल कचहरी में आपने सुना कि सम्मन तामिल हो गए जी, समन तामिल का मतलब है कि सम्मन सब हो गए हैं। ठीक है, अगर तामिल नहीं हुए तो इसका मतलब है उसको सब नहीं हुए। समझिए क्या होता है। सुबह मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा मेरे भाई जी, अगर क्रिमिनल केस है तो नायब को, और अगर सिविल केस है तो हमारे रीडर साहब को, मैंने कहा जी इस केस में कोई गवाह आया हुआ है। उन्होंने कहा जी सम्मन तामिल नहीं हुए। सम्मन तामिल नहीं हुआ मतलब कि अगली डेट लगेगी, क्योंकि मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मेरे को सम्मन जाने दे और ये सम्मन जो है सम्मन टू विटनेस है मेरे को तामिल नहीं हुआ, तो मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को आज आना था, तो री इशू होंगे। ठीक है, तो उसके लिए डेट लग जाएगी। अगर वो कहता है भाई जी तामिल हो गए तो फिर क्या होगा, फिर हम जाके अगर आप मतलब प्लेंटिफ हैं या पिटिशनर जो भी हैं, वो जाके कहेंगे या आप कोई डिग्री होल्डर है, ठीक है, तो आप जाके कहेंगे कि भाई जी मेरा है ना ये सामने वाला बंदा आया नहीं, इसको एक्सपार्टी कर दो। ठीक है, वो कोर्ट फिर एक्सपार्टी कर देती है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करो कोर्ट क्या कि एक्सपार्टी कर दो, वो एक्सपार्टी कर देगी। ऐसे क्रिमिनल केस में क्या होगा, आप नायब जी से जाके पूछोगे जी हाँ जी सुबह कोई आया जी, वो कहेगा जी सम्मन तामिल नहीं हुए। सम्मन तामिल नहीं हुआ मतलब कि डेट लग जाएगी। अगर सम्मन तामिल हो गए तो फिर उसके खिलाफ वारंट कटेंगे। विटनेस है, विटनेस के भी वारंट कटते हैं लेकिन ऐसा सच उसमें अरेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो फिर आगे जा जाके उनको कहते हैं भाई तू निकल ही जा विटनेस। वो फिर कंप्लेनेंट को नुकसान देता है, क्यों वो केस थोड़ा सा, अगर विटनेस ने आके गवाही नहीं दी तो फिर क्या होगा, केस ही भाई साहब उनके फेवर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो वारंट, अभी मैं आपको वारंट बता रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि क्लियर हो जाए। सम्मन वारंट, तो दीज आर जनरली इशूड व्हेन द विटनेस आफ्टर एक्सेप्टिंग द सम्मन डिड नॉट अपीयर द कोर्ट। ठीक है, मैं हूँ, मैं तो नहीं, चलो मैं तो कोई अक्यूज नहीं हूँ लेकिन कोई और सम्मन ए पर्सन है, सम्मन इशू हो गए, भाई जी को तामिल भी हो गए, मिल भी गए बहुत प्यार प्रेम से। ठीक है, और विद इन रीजनेबल टाइम मिल गए, तो एक्यूज क्या करेगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द, इसमें क्या लिखा है, विटनेस भी लिख रखा है हमने, विटनेस इसलिए लिख रखा है कि अगर विटनेस को भी सम्मन तामिल होते हैं और वो नहीं आता उसके खिलाफ भी वारंट इशू हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, ये अभी आप सोच रहे होगे ना और क्यों लिख रखा है, ये मैंने पहले क्लियर इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है तामिल होने के बाद नहीं आ पा रहा तो उसके भाई साहब कर देंगे हम वारंट इशू क्रिमिनल केस में। अब एक और चीज हो जाए, एक एग्जाम्पशन होती है, एग्जाम्पशन ऑफ अटेंडेंस। ठीक है, कि भाई जी मैं बीमार हो गया, मेरा लीवर खराब है, मेरे पेट में पथरी होगी और मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं आ नहीं पाया। ठीक है, या मैंने कोई डेट गलत नोट कर ली थी, मैं आ नहीं पाया पिछली डेट पे, तो प्लीज मेरे को एग्जाम्पशन दे दो फ्रॉम द अटेंडेंस। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो कोर्ट की मर्जी अलाउड कर देती है, फिर वो नेक्स्ट डेट लगा देती है, फिर आपको वापिस से समझ जाएंगे। ये प्रोसेस रहता है जनरल। ठीक है, तो क्या होता है जनरली, समझिए कि अगर सम्मन तामिल हो जाते हैं और वो बंदा ला के देता है एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन ऑफ द अपीयरेंस, कि भाई जी मैं नहीं आ सकता, मेरा बीमार हूँ, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में ऐसे है वैसे है, तो कोर्ट आपको एग्जेम्पशन दे सकती है और नेक्स्ट डेट पे कह देगी मेरे भाई तू आ जा। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट डेट पे आप अपना चांद सा रोशन चेहरा दिखा देना। ठीक है, तो इसकी जो सेक्शन है सेक्शन 71 टू 82 है जो सीआरपीसी के, वो बताते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, अब जो मैं बात करूंगा वो सम्मन के बारे में बात करूंगा। तो सम्मन गाइस मैंने आपको बताया सिविल में भी होते हैं, क्रिमिनल में भी होते हैं, बता दिया। सिविल में एक्सपार्टी हो जाएगा और क्रिमिनल में फिर आगे वारंट हो जाएंगे, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल केस में सम्मन्स की।
ये पूरी की पूरी वीडियो में आपको सिर्फ हम सिविल केसेस के पूरे से पूरे केस लॉ समझाएंगे, केसेस समझाएंगे और रूल समझाएंगे और ऑर्डर समझाएंगे, ठीक है, जिसमें ऑर्डर में डिफाइंड है, ठीक है। क्रिमिनल की नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस सिविल केसेस में क्या होता है, ऑर्डर 5 के अंदर डिफाइंड है हमारे सम्मन। रूल 1 क्या कहता है, ऑर्डर 5 रूल 1 सेज कि when a suit has been duly instituted, a summon may issue to the defendant to appear and answer the claim and to file a written statement of his defense, if any, within 30 days from the date of the service of summons. service मतलब तामील होना, ठीक है, on that defendant, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अब इस चीज में बच्चों को कई बार झोल भी लगता है कि ये विद इन 30 डेज से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। आई एडमिट 30 दिन से भी ज्यादा टाइम कोर्ट दे सकती है, ये कहीं पे भी एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि 30 दिन का ही होना चाहिए। 30 दिन तक की डेट लगती है, उसके बाद वापस से आपकी नेक्स्ट डेट लग जाती है, ठीक है। इसका रूल 1 बेसिक बताऊं तो क्या कह रहा है, रूल 1 कह रहा है कि जब भी कोई सम्मन इशू होगा डिफेंडेंट को, तो सिर्फ आपको चेहरा देखने के लिए कोर्ट में नहीं बुलाया जा रहा, आपको इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप अपना पक्ष रख सको, आप अपना जवाब दे सको, ठीक है। मान लो मेरे को सिविल, कोई मेरे पे सिविल केस हो गया, कोई सूट फॉर इंजंक्शन डाल दी, सूट फॉर रिकवरी डाल दी, ठीक है, कि भाई तो और मेरे खिलाफ हो गया सम्मन इशू, ठीक है, आपने मेरे ऊपर केस डाल दिया सूट फॉर रिकवरी का, ठीक है, समझो कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिए, सम्मन में तारीख आ गई कल की, मैं वो कल कोर्ट में पहुंचना था, ठीक है। तो कल जो मेरे को कोर्ट में बुलाया, कोर्ट ने इसलिए नहीं बुलाया कि भाई मैं अपना ये अच्छा सा चेहरा उनको दिखा सकूं, इसलिए बुलाया है कि आंसर करूं मैं कि भाई मेरी तरफ से तो जी ये सच्चाई है, ये गलत कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये झूठा है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है जवाब देने के लिए मैं कोर्ट बुलाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है भाई साहब कि मैं जिस दिन कोर्ट में खड़ा हूं आज, और आज की आज मेरे को WS देना जरूरी है, ऐसा भी नहीं हो सकता। मेरे को सम्मन इशू हुआ कल शाम को, मतलब मेरे को मान लो आज शाम को सम्मन इशू हुआ फॉर एग्जांपल, और मेरे को कल पहुंचना है कोर्ट में, ठीक है, मैं वकील भी करूं, मैं पूरा केस भी देखूं, मेरे को कुछ पता भी नहीं, मैं तो नया आदमी, मेरे को तो आज तक जिंदगी में केस ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे करूंगा। इसी के बारे में रूल 2 बता रहा है। रूल 2 देखिए, A defendant to whom a summon has been issued under subsection 1 may appear, कैसे होगा, इन पर्सन हो सकता है, बाय प्लीडर हो सकता है, बाय प्लीडर accompanied by some other person able to answer all such question, ठीक है। दो चीज है, एक तो आप अपना खुद का चेहरा लेके पहुंच जाओ कि भाई देखो जी मेरे को कल शाम को सम्मन इशू हुए और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, लेकिन ना मेरे पास वकील, ना मैंने फाइल पढ़ी, तो मैं WS नहीं दे सकता, आप कोई भी डेट दे दो, मैं अगली डेट पे वकील भी कर लूंगा और सम्मन भी दे दूंगा, ठीक है। कोर्ट कहेगी ठीक है भाई डेट ले ले, अगली डेट पे आ जाइयो, अपने वकील को लेके आ जाइयो, अपने वकील साहब जो भी हैं आ जाएंगे, WS दे देंगे, ठीक है। सेकंड चीज है कि अगर आपको सम्मन इशू हो गया, आपने वकील कर लिया, तो आप वकील के थ्रू भी पेश हो सकते हैं, उनका वकालतनामा देके कि भाई हमने वकील कर लिया, लेकिन फिर आगे वकील जी भी कह सकते हैं कि भाई मैं WS के लिए मैं फाइल पढ़ना चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं ऐसे वैसे। तो आप जरूरी नहीं है, मेरा मोटा मोटा बात कहने का ये है कि आप चाहे इन पर्सन पेश हो, चाहे आप प्लीडर के साथ पेश हो, जरूरी नहीं है कि विद इन 30 डेज आप WS दो, ठीक है। एक जनरल प्रोसेस है कि 30 दिन में देनी होती है, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट से, कोर्ट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। Every such summons shall be signed by the judge or such officer as appoints and shall be sealed with the seal of court. Every such summon, कोई भी सम्मन है उस पे जज के साइन होने जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना, विदाउट जज के साइन वो सम्मन नहीं चलेगा, या कोई भी ऑथराइज पर्सन है। ऑर्डर 5 रूल 2 क्या कहता है, पिछले मैंने शायद ऑर्डर 5 रूल 1 के साथ सेकंड बोल दिया, वो सेकंड पैरा था, मैंने रूल 2 बोल दिया, सॉरी, वो सेकंड पैरा है, रूल 2 ये है, तो मे भी मुंह से निकल आती है, गलती होगी यार, बालों को माफ करना, ठीक है। कि कॉपी ऑफ द प्लेंट एनेक्स्ड टू सम्मन्स, यही सौदा अब आपका सही करेगा, मैं समझाता हूँ। ये क्यों बोला इसने कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स्ड टू सम्मन्स, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी रहे केस फाइल को पढ़ने की। मैंने आपको एक खाली पेपर भेज दिया, एक ऐसा टुकड़ा भेज दिया जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको इस डेट को सम्मन में पहुंचना है, इस कोर्ट में पहुंचना है, ये जज का नाम है फलाना ढिमकाना,
लेकिन उस केस की जब तक मेरे पास डिटेल नहीं होगी तो मैं कैसे WS कोर्ट के अंदर दूंगा। WS मीन्स रिटन स्टेटमेंट या अपना जवाब, ठीक है, कैसे कोर्ट में दूंगा जब तक मेरे पास उस केस के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। इसलिए रूल 2 कहता है कि भाई जो भी आपकी प्लेंट है, वेदर इट इज सूट फॉर रिकवरी, तो सूट फॉर रिकवरी जो प्लेंट है, सूट फॉर इंजंक्शन की कंप्लेंट है, या ऐसी कोई भी अदर सिविल केस है जिसकी प्लेंट है, वो अटैच करनी पड़ेगी आपको सम्मन के साथ, ताकि जो सामने वाली पार्टी है उसको पता चल जाए कि फलाने बंदे ने केस किया है, फलाने बंदे ने ये इल्जाम लगाए हैं, ये मोटा मोटा केस का मामला है, इसमें तेरे अलावा और भी बंदे इंक्लूड है तो उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ताकि आप अपना जवाब दे सको, अपने वकील को दिखा सको कि ये कागज है जी, उसने ये चीज बोली है, ताकि मैं अपना जवाब भी दे सकूं, ठीक है। इसलिए बोला गया है कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स टू सम्मन्स, ताकि सामने वाले पर्सन को क्या हो, आइडिया लग जाए कि भाई तेरे पे ये केस हुआ है, ये उसने कह रखा है, और ये उसने तेरे पे इल्जाम लगा रखा है, ठीक है। और ये गाइस एक इसके अंदर अथॉरिटीज है, मैंने नीचे ये 3 केस लो दिखे हैं, बहुत अच्छे केस लो हैं, बहुत फंडामेंटल केस लो हैं, जगत राम जी का है, MG दुआ का है, ये 2 तो आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। और हमने भी ऐसे ही कहीं और से देख के हमने भी पढ़े थे ये, तो जगत राम और MG दुआ 2 केस बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने जजमेंट्स हैं, तो आप इनको देख सकते हो, जिसमें ये लिखा गया था कि WS कि सिर्फ और सिर्फ सम्मन का मतलब ये नहीं होता कि भाई बंदे की शक्ल जरूरी है, बंदे को WS देने के लिए भी ये प्लेंट चाहिए, ठीक है। ये जो कंसेप्ट सारा आया था वो इन केसेस में आया था। एवरी सम्मन मस्ट बी अकम्पनाइड बाय कॉपी ऑफ प्लेंट, मैंने आपको बता दिया। इट विल बी सीन दैट द होल पर्सन इश्यू सम्मन इज रिक्वायर्ड द सम्मन टू आंसर द क्लेम, मैंने लिख दिया, आपको समझा भी दिया कि होल पर्पस ऑफ इश्यूइंग सम्मन इज टू रिक्वायर द डिफेंडेंट टू आंसर द क्लेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई हमारा मेन पर्पस आपकी शक्ल देखना नहीं है, आप सुंदर हो हमको पता है, लेकिन आपकी शक्ल देख के कोर्ट को कुछ भी नहीं करना, आप आइए कोर्ट में अपना जवाब दिए और हम फिर दोनों पार्टी से सुने केस फारिग, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, जुडिशरी ये कहती है, ठीक है। इसलिए इन 3 केसेस को पढ़ना जरूरी है। वैसे पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ भी लिया जाए तो ये 2 केस हैं, जगत राम जी वाला और MG दुआ वाला, जिसमें ये फंडामेंटल कंसेप्ट आया था, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करता हूँ गाइस, मैं बीच के कंसेप्ट छोड़ के आपको और चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो कॉपी की पढ़ाई करनी है वो आप खुद भी कर सकते हो आई थिंक। मैं सिर्फ आपको सीधी सी एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, कोर्ट के अंदर क्या चलता है, जुडिशरी के अंदर क्या चलता है, अगर आप जज भी बन जाते हो तो ऐसे ऐसे हमको काम करना है, ठीक है। तो गाइस सर्विस ऑफ सम्मन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई जी आपने मेरे को सम्मन भेजा, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो कैसे रिएक्ट करना है, नहीं मिलेगा तो कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर 5 रूल 9 कहता है डिलीवरी ऑफ सम्मन्स के बारे में, ठीक है, कि सम्मन कैसे डिलीवर होना चाहिए, और डिलीवर हो गया तो उसके आगे क्या प्रोसेस है। 9A बात करता है कि सम्मन गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस, का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सम्मन गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, फॉर सर्विस का मतलब है कि प्लेंटिफ को भी दिए जा सकते हैं कि आप सर्विस करवा लीजिए प्यादे से, जिसको बोलते हैं प्रोसेस सर्वर की हेल्प से, कोर्ट के बंदे की हेल्प से। वैसे क्रिमिनल में होता है कि कई बार क्या होता है दस्ती इशू कि किसी पर पुलिस ऑफिसर को ले जाके, अगर कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा हो और उसके खिलाफ वारंट इशू हो रहे हो और पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ रहे और वो बंदा भाज रहा है बार बार कोर्ट से कि भाई कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, तो आप भी अपना थोड़ा सा योगदान देके उस बंदे को पकड़वाने में आपकी हेल्प कर सकते हो। तो इस केस में भी है कि सम्मन गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस, कि अगर आप खुद दस्ती, इसको बोलते हैं दस्ती, DASTI, दस्ती सम्मन बोलते हैं इसको, तो दस्ती सम्मन का अगर सेक्शन पूछे ऑर्डर पूछे तो दैट इज ऑर्डर 5 रूल 9A, ठीक है। तो दस्ती सम्मन का कई बार सेक्शन पूछ लिया जाता है कि प्लेंटिफ को भी दे दिए जाते हैं कि मेरे भाई जाके उसको दे दिए चुपचाप और आ जाएगा, ठीक है। अब सर्विस की एक और बात करते हो, ऑर्डर 5 रूल 16 कहता है पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट, जो भी सम्मन जाता है तो उसके पीछे जो लेके जाता है, जो उसकी पोस्ट होती है, प्रोसेस सर्वर जो लेके जाता है, उसके पीछे उसके साइन करा लेता है कि मेरे भाई देखो आइडा है, और फिर वो कोर्ट में लेके जाएगा कि देखो जी इसको सर्व हो चुके, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट उसकी जरूरी है। अगर मेरे पास भी सम्मन आता है मैं साइन करके दे दूंगा, मेरे भाई ले जा, 2 कॉपियां होती हैं, एक उसकी एक हमारी,
एक कॉपी हमारे पास रह जाएगी, दूसरी कॉपी वो ले जाएगा और वहां पे उसको दे देगा। ठीक है। ऑर्डर 5 रूल 17 कहता है डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, कि अगर रिफ्यूज कर देता है तो क्या होगा, एक्स पार्टी हो जाएगा। मैंने आपको भी बताया समन रिफ्यूज करती है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा एक्स पार्टी। और कैन नॉट बी फाउंड, अगर वो कैन नॉट बी फाउंड है तो पहली चीज क्या होगी, समन री इशू हो जाएंगे उसके नाम पे, कि अगर मैं नहीं मिला तो री इशू हो जाएंगे। तो गाइज कई बार क्या होता है कि बंदे के 2-3 रेजिडेंस होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के 2-3 रेजिडेंस होते हैं। मेरा एक जगह रेजिडेंस है, दूसरी जगह भी रेजिडेंस है, तीसरी जगह भी है, ए बी सी 3 रेजिडेंस है। तो कई बार प्लेंटिफ को ये पता होता है कि इसका ए वाला रेजिडेंस है लेकिन बी और सी का पता नहीं होता। तो क्या पता मैं बी या सी में रह रहा हूँ, ठीक है, ए वाला मैंने किराए पे दे रखा हो या खाली वैसे रख रखा हो। ठीक है। तो बी और सी का भी अगर कोई एड्रेस आता है तो वहां पर री इशू कर देगी सम्मन, कि भाई ये बंदा यहाँ नहीं रहता और ये नई जगह रहता है, तो अब इसके नई जगह पे सम्मन इशू कर दो। ठीक है। सेकंड चीज क्या रहेगी, सम्मन री इशू हो गए फिर भी नहीं मिले तो क्या होगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये पूरी की पूरी स्लेट पूरी कर दूं फिर बढ़िया तरीके से बताऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट रह नहीं गया। कि एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर, ठीक है, कि भाई साहब टाइम लिख दियो, इतने बजे हुआ था, इतने बजे आया था। ठीक है ना, कि ताकि पता चल जाए कि भाई मेरे को सर्विस इशू हो गई है। इसका मेन काम ये होता है कि सर्विस का दिखाना कि मेरे को सर्विस इशू हो गई है भाई जी, हाँ मेरे को मिल गया, आपका बुलावा आ गया, पीले चावल आपके आ गए हमारे घर पे, हम आपके घर पे जरूर पधारेंगे। इसका कहने का मतलब होता है ये। ठीक है। अब होती है सब्स्टिट्यूट सर्विस, ये होती है इससे रिलेटेड जो पीछे हमने बात की है। कि ऑर्डर 20 कहता है कि व्हेन द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग सर्विस, भाई मना कर रहा है, आ नहीं रहा, सम्मन सर्विस होगी फिर भी नहीं आ रहा, या फिर भाग रहा है जानबूझ के, वो बंदा पहले तो ए प्लेस पे रहता है, जैसे उसको पता लगता है सम्मन आ गया वो बी प्लेस पे भाग जाता है, वो बी प्लेस पे भाग जाता है, फिर वो क्या करती है, सम्मन इसको इशू हो नहीं पाते। तो क्या होगा, चस्पा बोलते हैं इसको, चस्पा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट सर्विस को। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, थोड़ा हाथ ये थोड़ी राइटिंग में भी गंदी है, ठीक है, थोड़ा सा आप भी कर लेना। चस्पा, चस्पा मीन्स उसे घर के बाहर एक लंबा सा चाप के आ जाएंगे, जैसे कोरोना काल में जिसको कोरोना होता था उसके घर के बाहर नहीं वो लंबा सा लगाते कि इस घर में कोरोना का मरीज है। तो क्या होगा गाइज, वो कोर्ट क्या करेगी, चस्पा कर देगी। चस्पा मीन्स लिख देगी कि भाई जी इस कोर्ट में, वो सम्मन ही होता है एक तरह का, जिसमें लिख दिया जाएगा कि आप इस डेट को पहुंच जाओ। वहां पर ये जो एक्नोलेजमेंट वाला सिस्टम है ना, ऑर्डर 5 जो भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि साइन होनी चाहिए, उसका टाइम एंड मैनर होना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप चस्पा करा दीजिए ताकि वो बंदा ऑन फाइल सर्विस उसकी डिक्लेयर हो जाएगी, भाई वो बंदा आ लिया। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ पूरा पढ़ो, someone in some conspicuous place of in the house and in some conspicuous place of the house if any in which the defendant is known to have last resided, last resided means मेरे 2 घर हैं ए और बी, इसको पता था कि ए में मैं रहता हूं और बी में अब मैं भाग के चला गया, तो ए के बार भी चस्पा वो कर सकता है, क्योंकि मेरे को तो ए का एड्रेस पता है, बी का एड्रेस पता नहीं। मैं रहता हूँ चंडीगढ़, मेरा एक घर दिल्ली में भी है, तो दिल्ली वाले का तो इसको एड्रेस पता है, चंडीगढ़ वाले का नहीं पता, तो दिल्ली के बार भी लगा देगा ताकि वो बंदा अगर एब्सकॉन्ड कर रहा है तो उसके लिए इजीली हो जाए कम्युनिकेट करना। ठीक है ना। और अगर वहां पर कोई रह रहा है तो वो उसको बता भी दे कि भाई तेरे खिलाफ ऐसे ऐसे सम्मन आ रहा है, संभाल ले। ठीक है। तो गाइज ये चीज इसकी मैं बताऊं, इसके लिए बहुत इशू जो मैं बता रहा हूँ, जो एक बार मैं आगे आपको बता दूं, इन 2 चीज की चीज मैं क्लियर कर दूं। ऑर्डर 25 की ये मेरे लिए बहुत फेवरेट चीज है, जिसके लिए मैं टाइम लगाना भी चाहता था, बेशक 1 घंटा लग जाए लेकिन मेरे को समझाने में मजा आ रहा था। ठीक है। क्या होता है, देखो हाई कोर्ट के कुछ रूल्स हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ समन्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स हैं। मेरी जो हाई कोर्ट है वो लगती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो उसके जो भी डिटेल्स हैं मैं डाल रहा हूँ,
नीचे एज अ पीडीएफ फॉर्मेट की सर्विस ऑफ समन्स के क्या क्या मेन रूल हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट के रूल्स हैं, आप अपनी हाई कोर्ट के रूल जो हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट एरिया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आप क्या करोगे, सीधा सा गूगल पे टाइप करो इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स रिलेटेड टू सर्विस ऑफ समन्स इन सिविल केस या फिर इन क्रिमिनल केस या फिर सीधा सर्विस रिलेटेड टू समन, कुछ पीडीएफ सी आएगी या फिर कोई फोटो वाले फॉर्मेट में आपके पास पेश हो जाएगी। ठीक है, तो ये है एक रूल है हाई कोर्ट के जो कि फॉलो करने पड़ते हैं लोअर कोर्ट्स को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो एक इजी स्टेप है, क्योंकि कई बार कोर्ट ऐसे पावर यूज करेगी, आप क्या होगे कि भाई साहब ये तो बुक में लिखा ही नहीं हुआ, ये कहां से लेके आए जज साहब हमारा, तो हाई कोर्ट के रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, तभी वो हमारे जो भाई जी हैं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके अंडर काम कर रहे हैं और उनको उनकी डायरेक्शन को मानना भी पड़ेगा। ये सबसे फेवरेट कंसेप्ट है गाइस, लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। मैं बाहर रह रहा हूं मेरे भाई, तो क्या होगा, ऑर्डर 5 रूल 25 वैसे कहता है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को देना चाहिए। अब बंदा ऐसे कर लेता है यार कि भाई एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को मैं कैसे दूंगा, मेरे पास ना ज्ञान ना मैं पता। तो गाइस एक MHCPA या MHCA करके आप गवर्नमेंट की साइड पे पहुंचोगे, आप एक चीज लिखना गूगल पे कैसे भी अपने सिंपल सी देशी मातृभाषा में कि फॉर्मेट ऑफ समन रिलेटेड टू द फॉरेन सर्विस, या ऐसे कुछ भी एक लाइन लिख देना जिसमें यह लिखा हो कि फॉर्मेट ऑफ समन विच इज रिलेटेड टू द फॉरेन सर्विस ऑफ समन। ठीक है, या फॉर्मेट ऑफ समन टू अ इंडियन नेशनल हु इज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री फॉर्मेट, कुछ भी लिख दो। आपके पास एक साइट ओपन होगी MHCPA या MHCA.government.in की साइट है, वह एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का फॉर्मेट है। फॉर्मेट लाओ, चेपो, लिखो और उसको पोस्ट कर दो उनके गिवन एड्रेस पे, वो आगे भेज देंगे और उनकी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। ये होता है सर्विस ऑफ अ समन टू अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। कहीं पे नहीं लिखा हुआ, गवर्नमेंट की साइट है, जाइए देखिए, दिमाग लगाइए और समझिए। ठीक है, कई जने क्या करते हैं, मेल भी करते हैं, मेल इज ऑल्सो गुड फॉर्मेट, व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप इज ऑल्सो गुड फॉर्मेट, कॉल भी कर लेते हैं, कॉल इज ऑल्सो गुड फॉर्मेट, और मैसेज भी कर देते हैं, वो भी एक गुड फॉर्मेट है। दस्ती लेने के बाद गूगल कर देते हैं, सॉरी मेल कर देते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है, ऑथराइज फॉर्म में, तो आप क्या करिएगा, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की साइट पे भेज दीजिएगा, वो आगे भेज देंगे। ठीक है, तो गाइस यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। आपके 30 मिनट हमने ले लिए, लगभग जो भी हमारा आधा घंटा लिया उसके लिए धन्यवाद। क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड जो भी सर्विस ऑफ समन है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए लॉयर खोजो को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बहुत गजब कंटेंट आने वाला, आपके लिए बहुत गजब कंटेंट है यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।